नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो के अंदर हम पेंटिंगन की जो वास्तविक शेष प्रभाव रियल बैलेंस इफेक्ट है उस पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, आखिरकार इसकी ये थ्योरी है वो क्या कह रही है, क्या होता है रियल बैलेंस इफेक्ट। सबसे पहले आप देखिएगा, जो पेंटिंगन का जो ये रियल बैलेंस इफेक्ट है वो दो महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म आलोचनाओं को लेकर है। सबसे पहले हम बात करेंगे समरूपता के सिद्धांत की, और दूसरा हम देखेंगे जो क्लासिकल मॉडल का जो द्विविभाजन है, इन दोनों की वो आलोचनाएं करता है। आखिरकार क्या है समरूपता का सिद्धांत और द्विविभाजन क्या है, क्योंकि आप देखोगे कि जो क्लासिकल है या कैम्ब्रिज जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने जो मॉनेटरी सेक्टर है और जो रियल सेक्टर है उनको अलग अलग किया है। मॉनेटरी सेक्टर को किस प्रकार से उन्होंने अलग किया, रियल सेक्टर को उन्होंने किस प्रकार से अलग किया, और इन जो पेंटिंगन है उनके द्वारा किस प्रकार से आलोचनाएं इसके अंदर की गई है, और अपना जो वास्तविक शेष प्रभाव है रियल बैलेंस इफेक्ट है उसके माध्यम से किस प्रकार से इनको इंटीग्रेटेड किया है, इनको एकीकृत किया है। तो इसलिए यहाँ हम ये देखेंगे कि आखिरकार समरूपता का सिद्धांत क्या है, द्विविभाजन क्या होता है, और इनको लेकर उन्होंने एक जो रियल बैलेंस इफेक्ट दिया है, क्या होता है रियल बैलेंस इफेक्ट, इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इनकी पुस्तक जो मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस को ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो मॉनेटरी सेक्टर है और जो रियल सेक्टर है, जिनको पहले अलग अलग कर रखा था क्लासिकल और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार, उनको एक किया है। इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें, इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले आगे हम हमारे सामने कुछ बिंदु आएंगे, उनको हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा क्या होती है सापेक्ष कीमत, रिलेटिव प्राइस, आगे बार बार आएगा रिलेटिव प्राइस को लेकर। तो सबसे पहले रिलेटिव प्राइस को हम जानते हैं, ये होती क्या है कि एक जो वस्तु है, एक जो कमोडिटी है, उसकी कीमत दूसरे वस्तु की तुलना में कितनी है। यानी एक दूसरे को जो रिलेटिव प्राइस है वो एक दूसरे की कंपैरिजन तुलना कर रही है कीमतों की। जैसा कि आप एग्जांपल के तौर पर आप देखोगे कि सेब है जिसकी प्रति केजी कीमत 100 रुपये है, जबकि केला है उसकी जो कीमत है 50 रुपये प्रति केजी। तो यहाँ रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच की जो तुलना है, जैसा हम यहाँ देखें, अगर 100 रुपये की बात करें तो यहाँ 1 केजी सेब आएगा, जबकि उसी 100 रुपये से ये 2 केजी केला आएगा। यानी रिलेटिव प्राइस है, दोनों की प्राइस का रिलेशन बता रहा है, दोनों की तुलना कर रहा है। यहाँ अगर हम देखें कि मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल यहाँ तुलना है की जा रही, तो रिलेटिव प्राइस को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप मांग के नियम में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि अन्य वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनको स्थिर लेते हुए या अन्य बातें समान रहने पर, जैसे कि आप अन्य वस्तुओं की कीमतें हैं, उपभोक्ता की आय है, आदत है, रुचि है, फैशन है, मौसम है, उन सभी को कांस्टेंट रखते हुए किसी एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव आप मांग की मात्रा पर देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सापेक्ष कीमत को, रिलेटिव प्राइस को लेकर बात कर रहा है। यानी यहाँ ये नहीं है कि केवल अकेले केले की कीमत को लेकर बात की जा रही है, केवल अकेले सेब की कीमत को लेकर बात की जा रही है। यहाँ केला और सेब के मध्य तुलना की जा रही है, उसके आधार पर उपभोक्ता वस्तु को खरीदता है। जबकि हम निरपेक्ष कीमत की बात करें, एब्सोल्यूट प्राइस की बात करें, तो वो वस्तु की वास्तविक कीमत को दर्शा रहा है। जैसा कि केवल सेब की बात करें तो 100 रुपये प्रति केजी, और केले की बात करें तो 50 रुपये प्रति केजी, ये एब्सोल्यूट प्राइस है। जहाँ आपने रिलेटिव प्राइस की देखी तो वो तुलना बताता है, जबकि ये आपका एब्सोल्यूट प्राइस है वो वास्तविक कीमत को दर्शा रहा है। जैसा कि यहाँ सेब की कीमत 100 रुपये है। अब यहाँ हम वास्तविक शेष प्रभाव को समझें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है रियल बैलेंस, जिसकी पेंटिंगन ने जोर दिया है, एम अपॉन पी। जो क्या होता है एम और क्या होता है पी, यहाँ आपके पास जो पैसा है उससे आप वास्तव में कितना खरीद सकते हैं वो इसको दर्शाता है। एम का मतलब आपके पास मान लो कि मनी कितनी है, ऊपर वाला मनी को दर्शाएगा और नीचे वाला प्राइस कीमत को दर्शाएगा। तो यहाँ आप एग्जाम्पल की दृष्टि से देखेंगे तो आपके पास 1000 रुपये है और वस्तु की जो कीमत है एक यूनिट वो 100 रुपये है, तो 1000 अपॉन 100, तो यहाँ यह आपका कितना हुआ, 10 प्राप्त हुआ। यानी आप उसकी अधिकतम कितनी इकाई खरीद सकते हो, आप 10 खरीद सकते हो। जबकि आगे आप केस सेकंड देखोगे कि जो आपके पैसा है वो मनी है वो 1000 है, लेकिन आपकी जो कीमत है वस्तु की वो कितनी हो गई, बढ़कर 200 हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपका जो रियल बैलेंस है वो कम हो गया, अर्थात आप यहाँ केवल 5 इकाई उस वस्तु की खरीद सकते हो। तो यहाँ
वास्तव में वो परचेजिंग पावर है उसको दर्शाता है। जब कीमत 100 थी तो 10 इकाई तक खरीद सकता था, लेकिन वस्तु की कीमत 200 होने पर वो 5 इकाई ही खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो रियल बैलेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो एम ऊपर है, प्राइस नीचे है, तो इसको लेकर बात कर रहा है। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिलेटिव प्राइस किसको कहेंगे, एब्सोल्यूट प्राइस किसे कहेंगे, और रियल बैलेंस किसे कहेंगे। तो रियल बैलेंस मतलब वास्तव में वो कितना खरीद सकता है, परचेजिंग पावर को ये दर्शाएगा। तो ये मूलभूत जो कंसेप्ट है उसको आप जान गए होंगे। आगे हम इसकी विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप समरूपता के सिद्धांत को देखें। क्या है समरूपता का सिद्धांत, और आखिरकार पेंटिंगन के द्वारा किस प्रकार से इसकी आलोचना की गई है। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जो वस्तु की जो डिमांड और सप्लाई है वो रिलेटिव प्राइस पर निर्भर करती है। सापेक्ष कीमत को लेकर बात करते हैं। जो पुराने अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं, वो इस बात को लेकर चलते हैं। सापेक्ष कीमत की हमने चर्चा कर दी, रिलेटिव प्राइस की हमने चर्चा की है कि दोनों वस्तुओं की जो कंपैरिजन है, दोनों वस्तुओं को लेकर वस्तु की जो डिमांड है वो सप्लाई है निर्धारित करते हैं। जैसा कि मांग के नियम में भी हम करते हैं कि अन्य वस्तुओं की कीमतें और आय कांस्टेंट रहने पर, स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत पर जो परिवर्तन कर रहे हैं उसका प्रभाव देख रहे हैं। तो वो एक प्रकार से रिलेटिव प्राइस है। यानी अब जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, जैसे चाय और कॉफ़ी की बात करें तो यहाँ चाय की कीमत को हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, उसके आधार पर कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ ये रिलेटिव है। अगर चाय की कीमत पर भी साथ साथ प्रभाव पड़ रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में मांग और पूर्ति पर अलग प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ आप देखोगे कि रिलेटिव प्राइस है किसी एक वस्तु की एब्सोल्यूट प्राइस, है ना, निरपेक्ष कीमत को लेकर बात नहीं करता है, सापेक्ष कीमत को। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ आप देखो कि सभी की प्राइस दुगनी हो जाए तब भी डिमांड और सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये आपका मांग फलन है, और इसमें आप देखोगे कि जो जितनी भी प्राइस है, आय है, उन पर उनको हम टी गुना बढ़ा रहे हैं। टी का मतलब 2 गुना 3 गुना कितना भी हम उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डिमांड और सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये होता आपका समरूपता, जिसको शून्य कोटि का समरूप कहते हैं। शून्य कोटि का समरूप का मतलब किसी भी उत्पादन फलन या मांग फलन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ मांग फलन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनमें अगर टी गुना या कितने भी गुना उनमें परिवर्तन किया जाता है, उसके कारण मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यहाँ हम टी गुना इनमें परिवर्तन कर रहे हैं जिसके कारण मांग नहीं बदल रही है। तो इसका मतलब ये शून्य कोटि का समरूप है। यही समरूपता का सिद्धांत है। यानी यहाँ ये कहने का मतलब है कि असली मतलब देखोगे कि 100 रुपये और 200 रुपये से नहीं, बल्कि जो सेब और वर्सेस केला कितना महंगा, उसके आधार पर ही यहाँ निर्णय लिया जाता है। रिलेटिव प्राइस को लेकर बात करता है, मतलब यहाँ डिमांड और सप्लाई है वो किस पर निर्भर कर रही है, रिलेटिव प्राइस पर निर्भर कर रही है। जबकि एब्सोल्यूट प्राइस को कोई महत्व नहीं दिया गया था, कि केवल रिलेटिव प्राइस को लेकर बात कर रहा है, एब्सोल्यूट प्राइस को लेकर बात नहीं कर रहा है। इसको लेकर पेंटिंगन महोदय ने आलोचना की, और उन्होंने अपनी जिस पुस्तक की हमने प्रारंभ में चर्चा की है, मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइस में, यहाँ वो कह रहा है कि ये सिद्धांत गलत है, क्योंकि एब्सोल्यूट प्राइस निरपेक्ष कीमत को यहाँ इग्नोर किया जा रहा है, उसको इसके अंदर शामिल नहीं किया जा रहा है। यहाँ केवल रिलेटिव प्राइस के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। परंतु पेंटिंगन महोदय कहते हैं कि एब्सोल्यूट प्राइस जो कीमत है वो भी मांग और पूर्ति को प्रभावित कर सकती है, और किस प्रकार से करेगी उसको किस प्रकार से इन्होंने समझाया है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समरूपता के सिद्धांत को समझ लीजिएगा। दूसरी स्थिति हम देखें, दूसरा डॉन पेंटिंगन ने द्वारा जो क्लासिकल के द्वारा जो द्विविभाजन किया गया था उसकी भी उन्होंने आलोचना की है। क्या है द्विविभाजन, जो क्लासिकल और कैम्ब्रिज को लेकर बात करते हैं। इन्होंने ये कहा क्लासिकल और कैम्ब्रिज ने, उसके बाद इसकी आलोचना कर रहा है कौन, पेंटिंगन महोदय। क्या है द्विविभाजन, किन किन के मध्य किया गया, एक तो आपका ये मॉनेटरी जो सिस्टम है उनका, और एक रियल है। तो एक तो वस्तु बाजार हो गया, आपका रियल सेक्टर है। इनमें वो कह रहा है कि जो वस्तु की जो डिमांड और सप्लाई है वो रिलेटिव प्राइस पर निर्भर कर रही है। यहाँ उनकी वास्तविक कीमत पर नहीं, कि इनकी सेब वर्सेस जो केले की प्राइस है उनके मध्य जो रिलेशन है, रिलेटिव जो प्राइस है उस पर निर्भर कर रही है यहाँ, अर्थात जो एब्सोल्यूट प्राइस है उस पर मैटर नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये देख लीजिएगा। दूसरी, उन्होंने जो
मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट को लेकर बात कर रहा है कि मुद्रा की जो मनी डिमांड और मनी सप्लाई है वो एब्सोल्यूट प्राइस यानी प्राइस लेवल पर निर्भर करता है। जैसा कि कैम्ब्रिज समीकरण में भी आपने देखा होगा, है ना। तो यहाँ दो स्थितियां बन गई, एक तो गुड्स मार्केट की बन गई तो वो रिलेटिव प्राइस को लेकर वो बात कर रहे थे, जबकि मुद्रा बाजार मनी मार्केट की लें तो वो एब्सोल्यूट प्राइस पर बात कर रहे हैं। आप द्विविभाजन यहाँ क्या हुआ कि एक तो रियल सेक्टर है जिसकी हमने यहाँ अभी बात की कि गुड्स मार्केट जिसमें आपका आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, और मॉनेटरी आपका मनी और प्राइस है। यहाँ प्रारंभ में आप देखोगे कि क्लासिकल और कैम्ब्रिज है, इन दोनों इंडिपेंडेंट मानते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई कि यहाँ आपने देखा कि गुड्स मार्केट है वो रिलेटिव प्राइस पर से प्रभावित हो रहा है और मनी मार्केट है वो एब्सोल्यूट प्राइस के द्वारा हो रहा है। तो यही द्विविभाजन है, रियल सेक्टर को अलग कर दिया और किसको अलग कर दिया, मॉनेटरी सेक्टर को अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ जो मुद्रा की मांग और पूर्ति है वो कीमत जो एब्सोल्यूट प्राइस है उसके द्वारा निर्भर कर रही है। तो यहाँ डॉन पेंटिगन महोदय ने कहा कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, दोनों वस्तु बाजार और मॉनेटरी जो मनी मार्केट है वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, कनेक्टेड हैं ये, क्योंकि मनी का रियल इकोनॉमी पर असर होता है, दोनों सेक्टरों अलग अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ गुड्स मार्केट सिर्फ रिलेटिव प्राइस पर ही डिपेंड नहीं करता है, जबकि रियल बैलेंस एम अपॉन पी पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ हमने देखा कि वस्तु बाजार को ये रिलेटिव प्राइस को लेकर बात कर रहा है, जबकि पेंटिगन महोदय ने एम अपॉन पी की बात की है। एम अपॉन पी, जैसा कि हमने वीडियो के प्रारंभ में बात की, एम अपॉन पी क्या है, रियल बैलेंस है। और रियल बैलेंस में जो पी नीचे की साइड आ रहा है, पी वही वो क्या हो गई, आपकी कीमत हो गई, एब्सोल्यूट प्राइस हो गई, जिसको कीमत स्तर भी आप बोल सकते हो। तो वहाँ ये रियल बैलेंस में परिवर्तन होने पर आपका वस्तु बाजार पर भी प्रभाव पड़ेगा। जबकि पुराने जो क्लासिकल कैम्ब्रिज ने क्या कहा कि वस्तु जो गुड्स मार्केट है वो केवल रिलेटिव प्राइस पर निर्भर कर रहा है, जबकि रियल बैलेंस में पी है वो अभी हम आगे इसका विस्तार रूप से चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये इनको गलत साबित करता है कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो आगे हम इसमें चर्चा करें, वास्तविक शेष प्रभाव की बात करें, जिसकी हमने पहले भी बात की कि क्या होता है, एम अपॉन पी होता है। पी प्राइस लेवल है, कीमत स्तर है, एब्सोल्यूट प्राइस है एक प्रकार से, और जो कि डॉन पेंटिगन का सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि जब एम अपॉन पी, यहाँ आप देखो कि पी प्रभावित होने पर उसकी वास्तविक क्रय शक्ति है, रियल परचेजिंग पावर है, वो प्रभावित होती है। किस प्रकार से कार्य करता है उसकी हम देखते हैं। यहाँ पहली स्थिति हम देखें कि कीमत में वृद्धि हुई, तो एम अपॉन पी जैसे 1000 है और हमने ये देखा कि कीमत कितनी है, 50 है, और 1000 अपॉन कीमत बढ़कर हो गई 100। ऐसी स्थिति में आपका रियल बैलेंस है वो क्या हुआ, रियल बैलेंस जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, रियल लोग अपने आप को क्या महसूस करेंगे, गरीब महसूस करेंगे। निश्चित रूप से उससे उनका खर्च है, एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, इससे वस्तु की डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो निश्चित रूप से उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब यहाँ हमने ये देखा कि जो कैम्ब्रिज और क्लासिकल ने कहा कि एब्सोल्यूट प्राइस प्रभावित नहीं करती है, जबकि यहाँ पेंटिगन महोदय द्वारा ये देखा गया है कि जो प्राइस है वो रियल बैलेंस को प्रभावित करती है। जैसा कि हमने ये देखा एम अपॉन पी आ गया ना इसमें, एम अपॉन पी क्या होता है, उसका रियल बैलेंस है, उसकी परचेजिंग पावर है। और जब वस्तु की कीमत अगर, या हम देखें कीमत स्तर, प्राइस लेवल, कीमत स्तर होता क्या है, कीमत स्तर का मतलब ये हुआ कि औसतन रूप से एक अर्थव्यवस्था की कीमत को दर्शाता है, वो आपका प्राइस लेवल हो गया। लेकिन एब्सोल्यूट प्राइस किसी एक पर्टिकुलर वस्तु की कीमत हो गई। यहाँ हम कीमत स्तर को लेकर बात कर रहे हैं, तो कीमत स्तर भी एक प्रकार से एब्सोल्यूट प्राइस ही है, जो औसतन रूप से पूरी इकोनॉमी को दर्शाता है। तो यहाँ हम किसी एक वस्तु की बात करें या प्राइस लेवल की बात करें, दोनों स्थिति में आप देखोगे कि जब पी का मान यहाँ बढ़ा है, कीमत स्तर में आप देखोगे वृद्धि हुई, तो निश्चित रूप से उसका जो वास्तविक शेष प्रभाव है वो प्रभावित हुआ, और वास्तविक शेष मतलब उसकी परचेजिंग पावर है वो कम हुई, और परचेजिंग पावर कम होने के कारण वस्तु की डिमांड पर प्रभाव पड़ा। दूसरी स्थिति ये देखें आप कि कीमत है वो कम हो गई, ऐसी स्थिति में आप क्या होगा, तो कीमत कम हो गई, मतलब 50 से ये कम होकर 25 हो गई, तो निश्चित रूप से उसका जो रियल बैलेंस है वो बढ़ेगा और व्यक्ति अपने आप को अमीर महसूस करेंगे, और ऐसी स्थिति में उसका खर्च है वो बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा।
ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, कीमत में परिवर्तन होगा। तो ये आप यहाँ एक प्रकार से निष्कर्ष ये निकला कि कीमत स्तर में परिवर्तन होने पर उसकी जो रियल बैलेंस है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और उसके साथ साथ डिमांड है, प्राइस है, उनमें भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार आप यहाँ देख रहे हो कि वास्तव में यहाँ कीमत है, एब्सोल्यूट प्राइस है, वो भी प्रभावित कर रही है। लेकिन यहाँ पेंटिगन महोदय ने सीधे न कहकर क्या कहा, इसको वास्तविक शेष प्रभाव के माध्यम से इसको समझाया, और वास्तविक शेष प्रभाव कीमत स्तर में परिवर्तन होने पर कि या कीमत में परिवर्तन होने पर वास्तविक शेष है वो भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार यहाँ खंड 3 में देखो कि बाजार का एकीकरण किया उन्होंने। वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में पहले डिमांड था, वो कहते थे कि रिलेटिव प्राइस पर प्रभावित होता है, रिलेटिव प्राइस से निर्धारित होता है। लेकिन अब रिलेटिव प्राइस के साथ साथ आप देखोगे रियल बैलेंस से भी इफेक्टिव होगा। और रियल बैलेंस जिसको आपने देखा कि M/P होता है, और P आपका कीमत स्तर या एब्सोल्यूट प्राइस है। इसका मतलब निरपेक्ष कीमत भी है, वो वस्तु की डिमांड को प्रभावित करती है। तो निरपेक्ष कीमत भी महत्वपूर्ण हो गई। मुद्रा अब रियल इकोनॉमी को प्रभावित करती है। परंतु खंड 4 में आप देखोगे कि क्लासिकल थ्योरी को भी ये रिजेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि दीर्घकालीन परिणाम आप देखोगे मुद्रा डबल हुई तो प्राइस भी डबल हुआ, यानी वास्तविक धन है वो रियल वेल्थ को प्रभावित, यहाँ हम देखेंगे वो प्रभावित नहीं हो रहा है। तो मुद्रा तटस्थ भी है दीर्घकाल में। अगर ऐसी स्थिति हुई कि मुद्रा दुगनी होगी तो प्राइस दुगनी होगी, ऐसी स्थिति में मुद्रा तटस्थता की बात भी कर रहा है ये दीर्घकाल को, लॉन्ग टर्म को लेकर। और मुद्रा भ्रांति की भी यहाँ बात कर रहा है कि मुद्रा भ्रांति इसके अंदर नहीं होती है रियल वैल्यू M/P के अंतर्गत। तो इस प्रकार उन्होंने, आपने ये देखा कि किस प्रकार से इन दोनों को वो एक तरह से शामिल किया है। तो आगे इसमें हम एक डायग्रामेटिक तरीके से हम यहाँ बात करें तो आप इसको देखेंगे कि जो ISLM मॉडल है उसको लेकर यहाँ ये आपका प्रारंभिक IS वक्र है और ये LM वक्र है। IS वक्र जो कि आपके रियल सेक्टर को दर्शा रहा है, LM आप यहाँ देखोगे कि आपकी मॉनेटरी सेक्टर है उसको दर्शाएंगे। तो प्रारंभ में आप यहाँ देखोगे ये प्रारंभिक IS वक्र और LM वक्र आपके A बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ आपकी जो ब्याज की दर है वो R1 निर्धारित हो रही है, परंतु यहाँ आप देखो कि YF और Y1 इनको समझिए, ये इतना कम है। YF आपका परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट के बिंदु को दर्शा रहा है, पूर्ण रोजगार को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ वास्तव में स्थिति Y1 पर है। इसका मतलब YF माइनस Y1 ये बेरोजगारी को दर्शा रहा है। यहाँ बेरोजगारी का दबाव बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ मजदूरी और कीमतों में क्या होगी, गिरावट होगी। और ये बात यहाँ ये लेकर चल रहा है कि उनमें परिवर्तन संभव है, मजदूरी भी बदली जा सकती है और कीमतें में भी परिवर्तन हो सकता है, इलास्टिक है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो क्योंकि YF से Y1 के बीच में ये आप गैप देखोगे तो ये बेरोजगारी को दर्शा रहा है, और जब बेरोजगारी का दबाव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मजदूरी और कीमतों में क्या होगी, गिरावट होगी। और जब मजदूरी में आप देखो कि गिरावट होगी, कीमतों में गिरावट होगी, तो यहाँ आपका वास्तविक शेष प्रभाव आपका क्या है, M/P है। तो इसमें P क्या है, नीचे की तरफ है। जब ये P कम होगा तो निश्चित रूप से वास्तविक शेष प्रभाव है वो उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, वो बढ़ेगा। और वास्तविक शेष प्रभाव बढ़ने के कारण आप देखोगे ये LM वक्र है ये परिवर्तित होकर, क्योंकि मॉनेटरी सेक्टर में परिवर्तन हुआ, क्योंकि वास्तविक शेष क्योंकि कीमत स्तर में गिरावट हुई है, और किसके कारण, बेरोजगारी के दबाव के कारण, इसलिए LM वक्र LM1 पर स्थिति में आ गया, और ये B बिंदु पर इसको यहाँ काट रहा है, और यहाँ बेरोजगारी के स्तर Y2 है। लेकिन आप यहाँ देखोगे अभी तक ऐसी स्थिति में ये पूर्णतः YF पूर्ण रोजगार के बिंदु पर तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी भी बेरोजगारी का दबाव बना हुआ है, क्योंकि अब क्या है YF माइनस Y2 ये इतनी बेरोजगारी है ना। तो इस स्थिति में कीमतें अभी भी कम है, कीमतों में कम होने के कारण आप देखोगे उनके वास्तविक शेष प्रभाव बढ़ा है। वास्तविक शेष प्रभाव बढ़ने के कारण उनके जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ी है। ऐसी स्थिति में उनका उपभोग का स्तर बढ़ेगा, और ये IS से IS1 तक पहुंचा, और अंतिम रूप से आप देखोगे कि इस C बिंदु पर वो पूर्ण रोजगार की स्थिति पर पहुंच जाता है, या आय है वो YF तक पहुंच जाती है, अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर हो जाती है। लेकिन निष्कर्ष रूप से आप देखोगे ये कब संभव होगा, जब मजदूरी और कीमतों में परिवर्तन होता है। यहाँ उपभोग आधारित IS वक्र की शिफ्ट भी हुआ है मंदी की स्थिति में, क्योंकि मंदी की स्थिति कीमतें भी कम हो रही है और जो आपकी मजदूरी है वो भी कम हो रही है। ऐसी स्थिति में भी
आगे शिफ्ट हुआ है, और यहाँ BC जो तरलता जाल है उसकी स्थिति होते हुए भी पूर्ण रोजगार YF को शब्द है प्राप्त किया जा सकता। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं M/P आप जिसकी रियल बैलेंस की बात की है, रियल बैलेंस के द्वारा किस प्रकार से उपभोग में वृद्धि हुई है, किस प्रकार से आपका मांग और पूर्ति किस प्रकार से प्रभावित हुआ है, उसको यहाँ समझाने का प्रयास किया है पेंटिंगन महोदय द्वारा। महत्वपूर्ण रूप से आपको M/P को पकड़ना है, और M/P ही रियल बैलेंस को दर्शा रहा है, और इसमें P आ गया जो कि कीमत स्तर को दर्शा रहा है, प्राइस लेवल को दर्शा रहा है, जो कि एब्सोल्यूट प्राइस कहलाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ समझते हो कि किस प्रकार से उसने जो मॉनेटरी सेक्टर है और रियल सेक्टर है उसको एक साथ करने का प्रयास किया है। अब यहाँ इसकी कुछ आलोचनाओं को हम देखेंगे, क्योंकि पेंटिंगन ने क्लासिकल जो द्विविभाजन है उसको तोड़ दिया, क्योंकि क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये बताया कि मॉनेटरी सेक्टर अलग है और आपका रियल सेक्टर अलग है। वस्तु बाजार है वो आपका रिलेटिव प्राइस पर निर्भर कर रहा है, जबकि आपका मुद्रा बाजार है वो एब्सोल्यूट प्राइस से प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ उन्हें रियल बैलेंस इफेक्ट लाकर दोनों को एक साथ किया है, परंतु फिर भी कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है। किन आधार पर इनकी आलोचना की है उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संतुलन की स्थिति में ये लागू नहीं है। अब जॉनसन महोदय ये कहते हैं कि अगर इकोनॉमी में पहले से इक्विलिब्रियम की स्थिति है तो रियल बैलेंस इफेक्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से पूर्ण रोजगार का, अभी हमने डायग्राम में देखा ना कि पूर्ण रोजगार YF की स्थिति पर है, तो यहाँ इसका कोई महत्व नहीं है। कौन कह रहे हैं? जॉनसन महोदय कह रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम की स्थिति है तो क्या करना है इस रियल बैलेंस इफेक्ट, क्योंकि कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में रियल बैलेंस इफेक्ट कुछ नया एग्जाम्पल नहीं एक्सप्लेन नहीं करता यहाँ। तो इस प्रकार रियल बैलेंस इफेक्ट केवल प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत स्थिरता को समझाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन रियल इक्विलिब्रियम वास्तविक संतुलन के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। अगर वास्तव में वास्तविक संतुलन स्थापित है तो इसका करना क्या है। कुछ अर्थशास्त्री उसके कंसेप्ट को लेकर उसको पूर्ण नहीं मान रहे हैं। आर्चिबाल्ड और आप लिप्से हैं, उन्होंने इसके आधार पर आलोचना की है कि पेंटिंगन का जो एनालिसिस है वो पूरी तरह से विकसित नहीं है, केवल दीर्घकाल लॉन्ग रन में क्लियर नहीं होता है। प्रॉब्लम ये हुई कि ये कह रहे हैं कि रियल बैलेंस इफेक्ट को अल्पकाल तक ही सीमित रखा गया है। शॉर्ट टर्म के लिए इसको आप देखोगे कि रियल बैलेंस है वो प्रभावी होगा, लॉन्ग रन को लेकर किसी प्रकार की ये कोई बात नहीं करता है। इसलिए ये पूरी तरह से कंसेप्ट है उसका बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। इस आधार पर इन्होंने आलोचना की है। दूसरी आलोचना इस आधार पर कि वास्तविक शेष के प्रभाव के बिना भी कीमत स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। लेवड महोदय ने कहा कि पेंटिंगन कहते हैं कि मुद्रा भ्रांति नहीं होती है ना, रियल बैलेंस है वो बिहेवियर को इफेक्ट करता है। लेकिन लेवड का तर्क है कि जो प्राइस है वो स्टेबिलिटी के बिना भी रियल बैलेंस इफेक्ट भी पॉसिबल होता है, यानी वास्तविक शेष प्रभाव के बिना भी कीमत स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ मुद्रा भ्रांति भी रहती है, ये बात भी ये लेवड महोदय कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इस प्रकार से आलोचना की है। और चौथी आलोचना आप देखोगे कि मौद्रिक धनवृद्धि का सही विश्लेषण ये नहीं करता है, ठीक है। एडवर्ड शो के अनुसार ये कहता है कि पेंटिंगन महोदय ये अज्यूम करते हैं कि मनी सप्लाई में अचानक बढ़ जाती है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि मनी बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ गई, तो ऐसा थोड़ी होता है, अचानक थोड़ी बढ़ सकती है। वास्तविक दुनिया में इस प्रकार का कोई तरीका नहीं है कि अचानक इस प्रकार से जो कीमत मुद्रा है उसमें परिवर्तन संभव हो सकता है ना। तो ये इस आधार पर भी उन्होंने आलोचना की है। तो इन आलोचनाओं के बावजूद भी अगर हम बात करें, डॉन पेंटिंगन का वास्तविक शेष प्रभाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने क्लासिकल जो द्विविभाजन है उसको समाप्त किया और जो मॉनेटरी और रियल सेक्टर है उनको एक किया। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। पेंटिंगन ने जो थ्योरी को एक महत्वपूर्ण रूप से इसको जोड़ा है, उसका प्रभाव भी पड़ा है, लेकिन ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक इसको लागू किया जा सकता है, ये भी आज भी एक विवाद का विषय है, परंतु बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पुनः मैं एक शॉर्ट रूप से इसको रिवाइज करता हूँ कि जो पेंटिंगन महोदय है उन्होंने जो समरूपता और जो द्विविभाजन किया है उनकी आलोचना की है। और जहाँ हमने ये देखा कि रियल सेक्टर जो है, जो आपका वस्तु बाजार है वो रिलेटिव प्राइस के माध्यम से प्रभावित होता है और मुद्रा बाजार है वो एब्सोल्यूट प्राइस के माध्यम से प्रभावित होता है, परंतु यहाँ पेंटिंगन महोदय ने उन दोनों को एक किया और उस एक करने का तरीका था रियल बैलेंस इफेक्ट, जिसको हमने M/P के माध्यम से समझा है।
तो आज के वीडियो के अंदर हमने रियल बैलेंस प्रभाव को इफेक्ट को पढ़ा है। थोड़ा सा ट्रिकली आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि रियल बैलेंस, रियल में कौन डोन है, डोन के पास बैलेंस है, बैलेंस का प्रभाव है, और इस प्रकार से आप इसको अपने तरीके से भी समझ सकते हो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और साथियों आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, और उस पर मैं प्रयास करूँगा उस पर कंटेंट लाने का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।